जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं चाइना से आई एक रिपोर्ट से। चाइना की तरफ से उनके नए 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की एक और उड़ान को आयोजित किया गया है और ये सेकंड फ्लाइट टेस्ट है चाइना के टेललेस एयरक्राफ्ट की, जो कि अभी आयोजित करी गई है। अगर आप पिक्चर्स को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट जिसको डेजिग्नेशन दिया गया है J-36 का, ये अपने 3 इंजन्स के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि आफ्टर बर्नर के साथ में है। रिपोर्ट्स में इंगित हो रहा है कि निसंदेह ये टेक ऑफ के दौरान की फोटोज हैं और इस समय चाइना लगातार इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि चाइना इन्हें एज अ मिनी बॉम्बर यूज कर सकता है और चाइना की तरफ से जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने पर लगातार काम किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि चाइना में हाल ही में जो एयर शो आयोजित किए गए थे उस दौरान चाइना ने 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अनवील किया था और माना जा रहा है कि उनमें से एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर होगा तो दूसरा उनका एक मिनी बॉम्बर हो सकता है। तो चाइना की तरफ से टेस्ट लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। अब रही बात भारत की, तो भारत इस पूरे डेवलपमेंट को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि भारत को इनके जवाब में अपने फाइटर्स को भी उतारना है। रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि निसंदेह भारत के ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव बनता जा रहा है कि भारत भी चाइना इस अग्रेशन को काउंटर करने के लिए कुछ बड़े निर्णय ले और इस निर्णय के अंतर्गत जो परिणाम होना चाहिए वो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का होना चाहिए। खैर, चाइना का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में काफी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। आप सबको याद होगा, हाल ही में DRDO के तरफ से BM-04 जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको अनवील किया गया था। ये एक कटिंग एज एडिशन है भारत के मिसाइल आर्सेनल में और इसको लेकर रिपोर्ट्स में ये इंगित किया गया था कि इसकी जो रेंज होने वाली है ये 400 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में होगी और रिपोर्ट्स में इसे एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की संज्ञा दी गई थी। अब अगर आप BM-04 की तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो ये एक 3rd स्टेज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इनकॉर्पोरेट करती है और इसके बाद से जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके बीच में डिस्कशंस काफी तेज हुए हैं इसके ट्रू पोटेंशियल को लेकर के। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो एक्सपर्ट्स ने मीडिया से बात करते हुए ये सजेस्ट किया है कि DRDO ने जो मिसाइल की रेंज है इसको काफ़ी अंडरस्टेट किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए प्रीवियस मिसाइल प्रोग्राम्स की तुलना में तो इसकी जो एस्टिमेटेड रेंज होने वाली है BM-04 की, ये और ज़्यादा एग्रेसिव होगी और ये तकरीबन 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर की मार्क क्षमता के साथ हमें रियल वर्ल्ड कंडीशन में देखने को मिलने वाली है। दरअसल BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को विज्ञान वैभव 2025 एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया था। ये एक सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल मिसाइल होने वाली है जिसको हाईएस्ट एक्यूरेसी से हिट करने के लिए बनाया गया है। इसका वजन 11,500 किलोग्राम है और ये अपने साथ 500 किलोग्राम के जो कन्वेंशनल वॉरहेड है उनको कैरी करने में सक्षम है। इसमें हमें जो 2 स्टेज बूस्टर है वो देखने को मिलता है और एक 3rd स्टेज HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसके पेलोड के तौर पर देखने को मिल जाती है और इसमें एक पेलोड डिलीवरी मैकेनिज्म भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल से हट के बात करें तो ये एक नॉन प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करेगी। आमतौर पे जो हमारी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं, लेकिन BM-04 जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करती है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम है और मनूवर भी कर सकती है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना और इंटरसेप्ट कर पाना एनिमी के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और DRDO ने पहले भी इंगित किया था कि वो इस प्रकार के मिसाइल पर काम कर रहे हैं जो कि एनिमी को सरप्राइज कर सकती है और DRDO की हिस्ट्री भी इस चीज़ को तरफ गवाही देती है कि DRDO एडवांस मिसाइल सिस्टम पर काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हो, चाहे ब्रह्मोस हो या फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल हो। और BM-04 एक सरप्राइज मिसाइल है जो कि DRDO की तरफ से यहाँ पर अनवील करी गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी कम करके बताया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया इस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर फूली नहीं संभाल रही है और उसमें चाहे कान प्रोग्राम हो या फिर J-35 प्रोग्राम है, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो डिबेट है वो लगातार चल रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से कैसी तस्वीर निकल के सामने आई है जिसने पाकिस्तान की हर जगह थू-थू करवा दी है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने रखी गई है जहां पर 18 मार्च 2025 की एक घटना को नोट किया गया है। 18 मार्च 2025 को पाकिस्तान की तरफ से कान फाइटर एयरक्राफ्ट का एक स्केल डाउन मॉडल जिसको उन्होंने इकबाल नाम दिया है, उसकी पहली उड़ान को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया है। इसको पूरी तरीके से पाकिस्तानी टीम के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इस मॉडल को बेसिकली एक कोलैबोरेटिव नोट के तौर पर दिखाया गया है जो कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में होने वाला है।
हालांकि पाकिस्तान जिसको अचीवमेंट के तौर पर कह रहा है, उसको लेकर डिफेंस कम्युनिटी में काफ़ी हास्यप्रद जो कमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। और इकबाल को एक पुअरली क्राफ्टेड रिमोट कंट्रोल टॉय के तौर पर डिफेंस कम्युनिटी में प्रदर्शित किया जा रहा है। दरअसल इकबाल की जहाँ तक बात रहे तो ये पाकिस्तान के उस कह सकते हैं इच्छा को व्यक्त कर रहा है फिफ्थ जनरेशन को प्राप्त करने की, जो कि पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से भारत के अगेंस्ट एयर सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो ये हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसने निसंदेह काफ़ी हंसी का पात्र पाकिस्तान को बना दिया है। लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में जो संभावित कोलैबोरेशन है वो भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है, और भारत के लिए ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि निसंदेह चाइना पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए J-35 प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुर्की भी पाकिस्तान को प्रोग्राम में एक्सेप्ट करने के लिए ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड दिख रहा है। यानी पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान के पास भविष्य में 2 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। वही भारत की बात करें तो भारत के पास तत्कालीन जो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो राफेल है। हालांकि भारत के पास भी ऑप्शंस हैं 2 फाइटर्स के, लेकिन भारत को सिलेक्ट कोई एक करना पड़ेगा, चाहे Su-57 चाहे F-35। अब यहाँ पर बात रही Su-57 की, तो फार्मर ऑफर भारत को आ चुका है, लेकिन भारतीय वायुसेना एमका को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लेकर आई रिपोर्ट से। अस्त्र माइक्रोवेव जो कि एक की प्लेयर है भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये उत्तम एसआर रडार का प्रोडक्शन करेंगे। इसको लेकर कंपनी के तरफ से एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करी गई है। अस्त्र माइक्रोवेव ने अनाउंस किया है कि वो तकरीबन प्रतिवर्ष 36 उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी एसआर रडार का निर्माण कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 36 एसआर रडार का मतलब ये है कि भारत में जो फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण की प्रगति है उससे ज़्यादा है, और एसआर रडार हमारे पास उपलब्ध होंगे। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम उत्तम एसआर रडार की बात करें तो इसको डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम LRDE के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा विकसित किया गया है। और ये भारत के रडार टेक्नोलॉजी में एक बड़े उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रेडिशनल रडार्स के उल्टा जो हमारे एसआर रडार्स हैं ये बेसिकली काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, और इनके चलते जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन है, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग है, ये पॉसिबल हो पाती है, और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के लिए भी काफ़ी रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास चीज़ तो ये है कि अस्त्र माइक्रोवेव ने यह भी इंगित किया है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वो प्रोडक्शन को स्केल अप करने पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनिशियली ये तेजस के जो अलग अलग वेरिएंट हैं, जिसमें तेजस मार्क 1A और मार्क 2 शामिल हैं, उनके लिए विकसित किया गया था। लेकिन अब ये एमका और सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो इसके प्रोडक्शन को स्केल अप करने पर पूरी तरीके से सक्षम है, और वो इस पर काम भी करेंगे। तो स्पष्ट है कि भारत में जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वो निसंदेह काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और अगर हम एसआर रडार की बात करते हैं, खासकर उत्तम एसा की, जो कि एमका के लिए विकसित किए जा रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हमें 900 से ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स है वो देखने को मिलेंगे, जो कि एबिलिटी प्रदान करेंगे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मोड्स में ऑपरेट करने की। और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।